बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम सजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, वो ये है कि क्या किसी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ FIR 22AB के तहत हो सकती है या नहीं हो सकती। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली और फौरी तौर पर पहुँच सकें। इसमें आपके सामने मैं क्लियर कट ये बात करना चाहता हूँ कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 678 के तहत आप अगर किसी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ FIR कराना चाहते हैं तो वो आप एंटी करप्शन के तहत और रूल 678 के तहत करा सकते हैं। उसमें अगला सवाल ये है कि क्या उसमें प्राइवेट बंदे भी शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि करप्शन जो है, करप्शन में एंटी करप्शन जब भी आप एलिगेशन करते हैं मिसयूज़ ऑफ प्रॉपर्टी पावर, मिसयूज़ ऑफ पावर को आप डिस्कस करते हैं और साथ ही आप ये कहते हैं कि इतने पैसे लिए हैं, तो वो आपने किसी वकील से ज़रूर लिखवाया करें। काफ़ी दफ़ा जो आपके सही हक़ मिलना होता है एंटी करप्शन वो ये कहती है कि यहाँ पैसों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि कितने पैसे लिए हैं। जी करोड़ों रुपए ले लिए, लाखों रुपए ले लिए हैं, इतना गबन कर लिया। ये नहीं, आप ये बताएं कि इतने पैसे इसने लिए, इस बैंक में ये कराया, ये प्रॉपर्टी बनाई, और इस तरीके से आपको ये साबित करना होता है। ऐसे आप किसी को जेल में नहीं भेज सकते, क्योंकि एक्यूज्ड इज़ द ब्लू आइड इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ। एक जो मुल्ज़िम है वो एक नीली आँखों वाला खूबसूरत सा बच्चा उसको तस्वर किया जाता है और उसे प्यार किया जाता है ताकि ये कहीं से बच सकता है, और बेनिफिट ऑफ डाउट अगर है तो इसको दे दिया जाए। ये ना हो कि कोई एक बंदा गलत सज़ा हो जाए, बेशक हज़ार बंदा जो है वो बरी हो जाए चाहे वो मुल्ज़िम था। तो ये कानून कहता है, अच्छी बात है, इसी तरह होना चाहिए। इस वजह से आपको विजिलेंट रहना चाहिए। आप जो एप्लीकेशन दें उसमें लिखें कि ये फ़लाँ गवाह के सामने इसने ये रिश्वत ली है या वहाँ पर ये प्रॉपर्टी बनाई है, तो इसके कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स हैं, तो फिर आप उसको सज़ा कर लेंगे। तो FIR कराने के लिए अब यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि जी फौरी एंटी करप्शन में FIR होनी है। दो बातें हैं कि क्या एक थाने में FIR होती है, एक एंटी करप्शन में होती है। जब आप सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ आते हैं तो उनको एक थोड़ा सा इस्तिस्ना होता है कि वो सरकारी मुलाजिम है, क्योंकि वो एक मेहनत करके एक जॉब पर आए होते हैं। वैसे तो करप्शन ओपनली मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हो रही है और सरकारी मुलाजमीन ही कर रहे हैं और हमें इस्तेसाल का शिकार बना रहे हैं, लेकिन अच्छे भी होंगे, शायद आपको मुझे कभी नज़र आ जाएँ तो लेकिन माहौल ऐसा बना हुआ है कि रिश्वत को तहफ़ की सूरत में चेंज कर दिया जाता है और ख़र्चा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ख़र्चा तो दे दें। तो वो ख़र्चा जो है वो किस वजह से है कि ख़र्चा है ही नहीं किसी के पास, तो वो गाड़ी का ख़र्चा, घर का ख़र्चा, बच्चों की स्कूल फ़ीस और वगैरह वगैरह। तो इस वजह आजकल जो हर बंदा ख़र्चा मांगता है। हम वकील भी अब जो आप लोग फ़ीस नहीं देते तो हम कहते हैं चलो ख़र्चा तो दे दो, तो आप ख़र्चे पर ही हमें चलाते हैं। फ़ीस भी दिया करें इंशाल्लाह। तो अब आपने क्या करना है, वो ख़र्चे से बचना है और लोगों के जो गलत काम करते हैं उसको सीरियसली आपने टेकअप करना है। और उसके तहत आप अगर किसी ने गलत काम किया है, लेकिन वो FIR जो होती है, जो आप समझ रहे हैं जो थाने में होती है 22AB सेशन जज साहब के पास, जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास, तो वहाँ से क्योंकि सरकारी मुलाजमीन आ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ FIR नहीं होगी। ऑर्डर आप यहाँ से ले सकते हैं, वो इनको डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंक्वायरी होना ज़रूरी है। आमतौर पर पुलिस स्टेशन में भी 154 CRPC के तहत FIR होती है, लेकिन 157 के तहत वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। पुलिस के पास पावर है, ये नहीं है कि जनाब FIR करोगे तो मुझे पकड़ो, नहीं तो नहीं तुम पकड़ सकते। वो आपको पकड़ के बिठा सकते हैं, 157 की रिपोर्ट करके आपकी इंक्वायरी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा विजिलेंट इस मामले में भी रहा करें। तो फिर आपने क्या करना है, उसकी एक इंक्वायरी होती है। तो एंटी करप्शन में पहले इंक्वायरी या आप वहाँ पर जाते हैं, एहतसाब अदालत में जाते हैं या आप नैब में जाते हैं, तो वहाँ पहले इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस होता है। नैब में FIR वगैरह नहीं होती, वैसे वो कह सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं कंप्लेनेंट को कि आप जाकर FIR करा दें एंटी करप्शन की, या वो रेफरेंस बनाकर कोर्ट में भेज देते हैं कि इसको इतनी इतनी सज़ा दी जाए, ये करप्शन है, और उसके पास पाबंद होती है। तो वो इंक्वायरी होती है, एग्जॉस्टिव इंक्वायरी होती है। जिस किस्म के एविडेंस आप लाना चाहें आप ला सकते हैं, वो आपकी रिकॉर्ड होती है। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर उसको
سم اپ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ واقعی یہ جرم ہے، پھر وہ ایف آئی آر کرتا ہے، پھر ایف آئی آر کے بعد عبوری کی جاتی ہے۔ اگر کسی کی انکوائری چل رہی ہے تو انکوائری کے دوران اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میں سرکاری ملازمین کے خلاف یہ ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں۔ ان کے خلاف بھی ناجائز طور پہ لوگ تنگ کرنے کے لیے ایسے بلیک میلرز بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کروڑوں پتی ہے، ہمارا حصہ بھی دو۔ تو یہ دوسرا لفظ جو یہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے وہ ایک خرچہ اور دوسرا حصہ، میرا حصہ بھی دو۔ تو ہر بندہ حصہ مانگنے کے چکر میں یہاں پر بلیک میلرز بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے، اور قانون کی پاسداری بہت ضروری ہے، قانون کو سیکھنا پہلے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو کسی ایسے معاملے میں نہ آئے کہ میرے پاس یا کسی اور وکیل کے پاس آپ مشورے کے لیے جائیں، لیکن دس از لائف، دس از دا ورلڈ، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یو ول بی now or afterwards will be some type of litigation۔ تو اس وجہ سے یہ باتیں یوٹیوب پر اور چیزیں دیکھنے کے علاوہ، اپنی انٹرٹینمنٹ کے علاوہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹائم، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 5 منٹ مجھے کسی اور وکیل صاحب کو سنا کریں تاکہ قانون آپ کو پتہ چل سکے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔